Hello and welcome back to everyone. Today we will move towards the next chapter. The name of the chapter is A Country Childhood. This chapter is about Nelson Mandela and we will learn about his life history. In 1948, the law was strict for native South Africans. They call it apartheid. The native citizens were not allowed to live or work in certain parts of the city. They were required to carry special passes or they would be arrested. 1948 में साउथ अफ्रीकन्स के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे. वो लोग उसे अपार्थीड कहते थे. अपार्थीड का मतलब रंग भेद, काले गोरे के बेसिस पे भेद करना. तो जो वहाँ के सिटीजन्स थे, मतलब कि जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले जो लोग थे, वो लोग क्या थे, वो लोग कलर में ब्लैक थे. सो वो लोग को अलाउड नहीं था उन लोगों को कि वो कुछ सिटी के सर्टेन पार्ट्स में रहें या काम करें. उनको हमेशा ही स्पेशल पासेस लेके जाने पड़ते थे, वरना वो अरेस्ट हो जाते थे. हर चीज़ के लिए उनको कोई ना कोई परमिशन लेनी पड़ती थी. जैसे बस में वो हर एक सीट पर नहीं बैठ सकते थे, चर्च नहीं जा सकते थे, उनके अलग स्कूल्स हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स हुआ करते थे. इस तरीके से उस वक्त साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी. नेल्सन मंडेला वॉज द लीडर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. नेल्सन मंडेला अपार्थीड के अगेंस्ट, रंग भेद के अगेंस्ट जो वो लड़ाई थी, उसके लीडर थे. ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दीज लॉज. उन्होंने कोई हिंसा नहीं करी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस जैसे गांधी जी ने किया था वैसे ही उन्होंने भी वही किया. द गवर्नमेंट जेल्ड हिम फॉर ऑलमोस्ट 27 years, accusing him for disobeying inhumane laws. और जो वहाँ की सरकार थी, जो वाइट्स की जो सरकार थी, गोरे लोगों की सरकार थी, उन्होंने उन्हें 27 years के लिए जेल में डाल दिया इस जुर्म में कि उन्होंने उनके अमानवीय जो लॉज थे उनको ओबे नहीं किया था. मतलब कि उनके लॉज बहुत बुरे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि नेल्सन मंडेला ने उनके लॉज को पालन नहीं किया था, तो उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया. However, Mandela continued to work towards his goal for freedom of South Africa's native citizen. लेकिन वो फिर भी काम करते रहे आज़ादी के लिए. In 1994, he was elected the president of South Africa in the first free election. और 1994 में जो फर्स्ट फ्री इलेक्शंस हुए थे उसमें उन्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाया गया. From an early age, I spent most of my leisure time in the veld, playing and fighting with the other boys of the village. एक बहुत शुरुआत से ही, अपनी उम्र के बहुत शुरुआत से ही मैंने अपना जो लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम जो था, वो मैंने वेल्ड में दूसरे लड़कों के साथ खेलते हुए और लड़ते हुए गुजारा था. वेल्ड्स क्या होते हैं? साउथ अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं, जहाँ पे कोई खेती नहीं होती है, सिर्फ घास के मैदान होते हैं, उनको हम वेल्ड्स कहते हैं. उनका नाम वेल्ड्स है. I always remained at home tied to my mother's apron string. मैं हमेशा घर में रहता था और मैं बहुत ज़्यादा ममाज बॉय था, मतलब कि मैं अपनी मम्मा के पास ही रहता था हमेशा. I was often considered timid, और लोग मुझे बहुत ज़्यादा कायर बोलते थे. सब कहते थे मेरे में हिम्मत नहीं है. At night I shared my food and blanket with these same boys. और रात को मैं इन्हीं लड़कों के साथ, जो मुझे चिढ़ाते रहते थे, उन्हीं के साथ मैं अपना खाना और ब्लैंकेट भी शेयर करता था. I was only 5 years old when I became a herd boy. बस 5 साल की उम्र से ही मैं हर्ड बॉय बन गया, मतलब कि जो जानवरों को चराने लेके जाते हैं वो बन गया मैं. I was supposed to look after all the sheep and calves in the field. और मुझे क्या काम करना होता था? सारी जो भेड़ बकरियाँ होती थी और ये सारे जो जानवर होते थे उनकी देखभाल करनी होती थी जब तक वो चराई करते थे. The Xhosa had come mystical attachment for their cattle. They do not only considered them as source of food and wealth, but also a blessing from God. जो साउथ अफ्रीका के ट्रेडिशनल लोग हैं उनको हम जोशा बोलते हैं. तो उनका अपने कैटल से बहुत ही अटैचमेंट है, बहुत अटैचमेंट रहता है कि अपने जानवरों से बहुत अटैच रहते हैं. इसीलिए नहीं क्योंकि उनसे उनको खाना और पैसे मिलते हैं, बट इसलिए भी उनको लगता है कि ये भगवान की एक ब्लेसिंग है. It was in the fields where I learned to how gather wild honey and fruits and edible roots, to drink water, drink warm sweet milk straight from the udder of a cow, to swim in the clear cold streams. और वो कहते हैं कि बस वहीं पे जब मैं चराने जाने लगा और फील्ड्स में जब मैं जाने लगा, तभी मुझे सब कुछ सीखा मैंने कि कैसे वाइल्ड हनी को इकट्ठा करते हैं, फ्रूट्स इकट्ठे करते हैं, रूट्स को इकट्ठा करते हैं, कैसे सीधे काऊ से मिल्क पी लेते हैं, स्ट्रीम्स में नहाते कैसे हैं, कैसे नदी में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं. मतलब एवरीथिंग जो भी उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने वहीं जाकर सीखे. एंड टू कैच फिश विथ ट्वाइन एंड शार्पन्ड बिट्स ऑफ वायर. और कैसे
जो मछली पकड़ी जाती है ट्वाइन के साथ। ट्वाइन होती है जैसे प्लांट्स की जो लता वगैरह होती है ना, उनको इकट्ठा करके हम रस्सी बना लेते हैं उससे, और वायर के नुकीले टुकड़ों से किस तरीके से हम मछली पकड़ते थे, ये सब भी मैंने वहीं सीखा। आई ऑल्सो लर्न टू स्टिक फाइट विच इज़ एसेंशियल फॉर एनी रूरल अफ्रीकन बॉय टू लर्न। वहीं पे मैंने लकड़ी से लड़ाई करना भी सीखा, जो कि किसी भी अफ्रीकन बॉय के लिए बहुत ज़रूरी है। आई बिकेम adapted at its various techniques, parrying blows, feinting in one direction and striking in the other, breaking away from an opponent with quick footwork। और मैं उसकी सारी टेक्निक्स में एकदम बिल्कुल सीख गया, उनको बहुत माहिर हो गया, जैसे कि कैसे अपने आप को सामने वाले के वार से बचाते थे, कैसे ऐसा करते थे कि सामने वाले को दिखाते थे कि हम इस डायरेक्शन में मारेंगे लेकिन हम दूसरी डायरेक्शन में मार के और जल्दी से अपने पैरों के चाल से अपने आप को बचा लेते थे। From these days, the love for the wild and simple beauties of nature and clean life line on the horizon started emerging in me। और वहीं से क्या हुआ कि मुझे अपनी ज़मीन से प्यार हो गया। वेल्ड्स जो थे, वो जो घास के मैदान थे, वहाँ पे मैं बहुत खुश रहता था। मैंने नेचर की सिंपल ब्यूटीज़ को सीखा था और मेरा उनसे बहुत लगाव हो गया था, और उसी के साथ ही मेरे अंदर एक नया होराइज़न एमर्ज होने लगा था, एक नई समझ जो थी मेरे अंदर आने लगी थी। As boys, we were mostly left to our own devices। लड़कों, क्योंकि हम लड़के थे तो हम अपने ही खेल खिलौनों से खेलते थे। We molded animals and birds out of clay and played with them। We also made toys out of tree branches। हम लोग अपने खुद के ही मतलब एनिमल्स और बर्ड्स बनाते थे क्ले से और उनसे खेलते थे। हम ट्री ब्रांचेस से अपने टॉयज़ बना लेते थे। नेचर वॉज आवर प्ले ग्राउंड, और नेचर हमारा प्ले ग्राउंड था। वी ऑल्सो हैड आवर ओन रोलर कोस्टर। हमारा खुद का एक रोलर कोस्टर भी था। The hills above Kunu were dotted with large smooth rocks। We sat on flat stones and slid down the face of the large rocks। और हम क्या था कि जो कुनू के ऊपर जो हिल्स थे, वहाँ पे बहुत चिकनी चिकनी बड़ी बड़ी चट्टानें थी, तो हम क्या करते थे, हम वहाँ पे बैठ जाते थे और फिर हम उन पे से फिसलते थे। We did this until we had sore backsides। हम ये तब तक करते थे जब तक कि हमारी पीठ में दर्द नहीं होने लगता था। It was so painful that we could hardly sit down। I also learned riding। It wasn't a proper horse riding training done under any adult supervision। और हम लोग इसको ये इतना दुखता था कि हम बैठ भी नहीं पाते थे। वहाँ पे मैंने राइडिंग भी सीखी थी, लेकिन वो कोई प्रॉपर हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग नहीं थी किसी एडल्ट के अंडर में, वो मैंने खुद से ही सीखा था। आई लर्न टू राइड बाय सिटिंग ऑन वीन्ड काब्स। मैंने छोटे छोटे जो बछड़े वगैरह होते थे उन्हीं के ऊपर बैठ के राइडिंग करना सीखा था। आफ्टर बीइंग थ्रोन डाउन सेवरल टाइम्स एट लास्ट आई गॉट हैंग ऑफ इट। काफ़ी बार मैं फेंका गया, उनकी पीठों पे से वो मुझे फेंक देते थे, गिरा देते थे, लेकिन फिर लास्टली मुझे उनके ऊपर सवारी करना आ गया और मैं राइडिंग भी थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। और ये देखिए इस तरीके से वो रॉक्स पर फिसला करते थे, और आप देख रहे हो यहाँ पे वो छोटे से काव पर राइडिंग भी सीख रहे हैं। इस तरीके से वो सब कुछ वहाँ पे ही सीखने लगे। वन डे एन अनरूली डोंकी टॉट मी अ लेसन फॉर लाइफ। एक बार एक अड़ियल सा एक डोंकी था, उसने मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए एक पाठ पढ़ाया। वी हैड बीन टेकिंग टर्न्स क्लाइंबिंग अप एंड डाउन इट्स बैक एंड व्हेन माई चांस केम आई जम्प्ड ऑन द डोंकी एंड ही बोल्टेड इनटू अ नियर बाय थॉर्न बुश। तो एक दिन हम लोग क्या हुआ, हम उस डोंकी के ऊपर बार बार बैठ रहे थे और सवारी कर रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैं भी कूद के उसके ऊपर चढ़ गया, और डोंकी ने क्या किया, एक पास में एक कांटेदार झाड़ी थी, वो उसमें गया और जाके उसमें मुझे गिरा दिया। द थॉर्न्स pricked and scratched my face and at last the donkey bent his head and unseated me। और सारे जो कांटे थे वो मेरे फेस में चुभ गए और मेरे फेस को स्क्रैच कर दिया, और लास्ट में डोंकी ने अपना सर झुकाया और मुझे गिरा दिया। आई हैड नेवर फेल्ट सो एम्बेरस्ड बिफोर इन फ्रंट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। मुझे कभी भी अपने दोस्तों के सामने इतना एम्बेरस्ड फील नहीं हुआ था। आई हैड लॉस्ट द फेस अमंग माई फ्रेंड्स। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। इवन दो इट वॉज अ डोंकी दैट अनसीटेड मी, आई लर्न टू ह्यूमिलिएट अनदर पर्सन इज टू मेक हिम सफ़र एन अननेसेसरीली क्रूअल फेट। हालांकि वो सिर्फ एक डोंकी था जिसने मुझे गिराया था, लेकिन इस काम से इस वजह से मैंने ये सीखा कि किसी दूसरे पर्सन को ह्यूमिलिएट करना, मतलब किसी को अशेम्ड फील कराना, किसी को दुख देना जो है, वो उसको एक ऐसे दुख, वो उसे एक ऐसे दुख देना है जिसको कि वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, या फिर वो उसके भाग्य में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे वो दुख दे रहे हैं। तो हमें कभी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। इवन एज अ बॉय आई डिफीटेड माई ओपोनेंट्स विदाउट डिसऑनरिंग देम।
और हालांकि मैं एक लड़का था, लेकिन फिर भी जब हम कोई खेल खेलते थे तो मैं अपने जो ओपोनेंट क्या होता है, जो हमारे सामने होता है किसी चैलेंज में, उसको मैं हराता था, लेकिन कभी उसकी बेइज्जती नहीं करता था, कभी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करता था। मतलब कि मैं उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करता था, चाहे वो हार जाएं मुझसे। यूजुअली द बॉय प्लेड अमंग देमसेल्फ बट समटाइम्स आवर सिस्टर ऑल्सो यूज टू जॉइन अस। हालांकि हम सब लड़के आपस में खेलते थे हमेशा, लेकिन कभी कभी हमारी सिस्टर्स भी आ जाती थी हमारे साथ खेलने के लिए। वी वुड प्ले गेम्स सच एज जाइज, जिसको हाइड एंड सीक कहते हैं, आइसिक्वा, जिसको टच एंड रन कहते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे गेम खेलते थे, जैसे कि हाइड एंड सीक मतलब छिपन छिपाई, या फिर आइस्क्वा जो कि टच एंड रन मतलब कि पकड़म पकड़ाई जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ये सारे गेम्स वो खेला करते थे। द मोस्ट पॉपुलर गेम फॉर बॉयज़ वॉज थिंटी, अ गेम ऑफ यूथफुल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वॉर। तो एक बहुत पॉपुलर गेम था लड़कों का जिसको हम थिंटी कहते थे, और जिससे कि हम अपनी शक्ति दिखाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल वॉर में दो योद्धा खड़े हुए हैं और वो लोग गेम खेल रहे हैं, ऐसा गेम होता था। और वो कैसे खेलते थे, 2 sticks were driven firmly into the ground in an upright position about 100 feet apart. They were used as targets. फिर 2 लकड़ियाँ जो थी वो ज़मीन में गाड़ दी जाती थी और एक दूसरे से 100 फीट दूर होती थी वो, उन्हीं को हम टारगेट बनाते थे। The goal for each team was to hurl sticks as the opposite target and knock it down. We defend our own target and attempted to prevent the other side from retrieving the sticks that had been thrown over. तो हमें क्या करना होता था कि जो सामने वाले की स्टिक थी उसको गिराना होता था और अपने आप को बचाना होता था। हम अपने आप की जो स्टिक्स थी हम उनको बचाते थे और सामने वालों की जो स्टिक्स थी उसको गिराने की कोशिश करते थे। और ये भी कोशिश करते थे कि जो सामने वाला है वो हमारी स्टिक्स जो हैं या फिर जो हम उनके ऊपर स्टिक्स फेंक रहे हैं वो उनको वापस न ले ले। As we grew older, we organized matches against boys from neighboring village. जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो फिर हम आसपास के गांव से भी लड़कों को बुलाने लगे इस वाले गेम के लिए, ताकि हम मैच कर सकें। The one who played tremendously in the game were greatly admired. और जो बहुत अच्छा खेलते थे फिर सब उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे और वो एकदम शान में ऊंचे हो जाते थे। The team which won the game celebrated its victory pompously. और जो टीम जीतती थी फिर बड़े वो मतलब बहुत खुशी से अपनी जीत का जश्न मनाया करती थे। आफ्टर प्लेइंग सच गेम्स आई वुड रिटर्न टू माई मदर्स क्राल वेयर शी प्रिपेयर्ड सपर। और ये सब गेम्स खेलने के बाद मैं अपनी मदर के क्राल मतलब ट्रेडिशनल अफ्रीकन हट्स होती थी वहाँ पे पहुँच जाता था जहाँ पे वो खाना बनाया करती थी। आई रिमेंबर्ड माई फादर नरेटिंग स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक बैटल्स एंड हेरोइक एक्सोशा वॉरियर्स वेयर एज माई मदर वुड एनचैंट अस विद जोशा लेजेंड्स एंड फेबल्स। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पापा जो थे वो मुझे पुराने बहुत हेरोइक बैटल्स की कहानियाँ सुनाते थे, वीर लोगों की कहानी सुनाते थे, वीर जोशा सेना जो वो सैनिक जो थे उनकी कहानी सुनाते थे। और मेरी मदर जो थी वो मुझे संतों की कहानी सुनाती थी, लेजेंड्स की कहानी सुनाती थी। These tales stimulated my childish imagination and usually contained some moral lesson. और इन्हीं कहानियों को सुन सुन के मेरी चाइल्डिश इमेजिनेशन जो थी वो बढ़ी और मेरे अंदर मॉरल लेसन्स भी आने लगे। लाइक एनी अदर कल्चरल फेबल्स दे ऑल्सो हैड कम डाउन फ्रॉम मैनी जनरेशन्स। और दूसरी ही कल्चरल फेबल्स की तरह जैसे दूसरी कहानियाँ जो हैं वो इधर उधर से आती हैं, वैसे ही ये कहानियाँ भी बहुत सारी जनरेशन से हमारे तक आई थी, जिनको मैंने अपनी सीखा और अपनी लाइफ में उतारा। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको चैप्टर में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेल्सन मंडेला एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, 27 साल जेल में रहे, लेकिन फिर भी वो काम करते रहे ताकि वो अपने और अपने जैसे बाकी लोगों की ज़िंदगियों को सुधार सकें। वो ये मानते थे और उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि कोई भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, कोई भी किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकता है। किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को ह्यूमिलिएट करे, उसे बेइज्जत करे, उसे प्रताड़ना दे, उसका शोषण करे। तो उसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई और उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई को जीते भी। आई होप कि आप उनके जीवन से कुछ सीखेंगे। आप नेल्सन मंडेला के बारे में काफ़ी कुछ सर्च भी कर सकते हो जिससे कि आपको और उनकी कहानियाँ देखने को मिलेंगी उनकी लाइफ के बारे में। बच्चों अगर आपको ये चैप्टर जो है वो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। पूरी वीडियो देखा करिए, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप वीडियो आधी छोड़ दोगे तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा।
इस चैप्टर के बाद मैं आपको साथ में कुछ डिक्टेशन वर्ड्स दूंगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे और येलो बॉक्सेस में जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू। बी सेफ, बी एट योर होम्स, क्लीन रहिए, थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, बाहर बिल्कुल भी मत खेलिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।